प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पीएम मेट्टुपालयम में भी करेंगे रैली। शाम को नागपुर के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। चुनावी रण में मतदाताओं को लुभाने में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक। अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार में संभालेंगे कमान। वहीं योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। वकीलों से मुलाकात बढ़ाने वाली मांग वाली याचिका हुई खारिज। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई। विश्व होम्योपैथी दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अनुसंधान को सशक्त बनाना और दक्षता बढ़ाना विषय पर होम्योपैथिक संगोष्ठी का किया उद्घाटन। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं आराधना। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। और खेल की खबरों में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल की आज दूसरे दौर डेनमार्क के होल्गर रूने से होगी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा से जुड़ी हुई खबरों के साथ, यानी 24 की चुनौती के साथ। दक्षिण भारत के दुर्ग को भेदने के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ जुटी है। प्रधानमंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कच्चाथीवु द्वीप का भी जिक्र किया, जिस पर कांग्रेस की सरकार पर श्रीलंका को सौंपने का आरोप है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बीते वर्षों में उस द्वीप के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते हैं कि कच्चाथीवु द्वीप इन लोगों ने स्वयं श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लिए एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसाकर रखना चाहती है। तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। और वहीं वेल्लोर के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक में भी चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज एक नया गीत जारी किया है जो पूरे देश की भावना को दर्शाता है। ये गाना 12 अलग अलग भाषाओं में गाया गया है और ये राष्ट्र की एकता को प्रदर्शित करते हुए लोगों को उनकी विविधता पर एक साथ आने को दर्शाता है।
से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। फिर देश नामों को चुनकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शरद पवार की पार्टी एनसीपी गुट ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में शरद पवार ने 2 नामों का ऐलान किया है। सातारा सीट से शशिकांत शिंदे और रावेर सीट से श्रीराम पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। शरद पवार ने ये लिस्ट बीते कल महाविकास अघाड़ी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी की है। कल सीट बंटवारे को लेकर एमवीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तस्वीर साफ की गई थी। इससे पहले भी शरद पवार ने 2 लिस्ट जारी की थी। बाकी बची हुई सीटों पर शरद पवार ने अपने उम्मीदवार अब उतारे हैं। और आगे बढ़ते हुए बात अब दिल्ली की, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि चुनाव प्रचार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद में लवली ने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ऑफिशियल तौर पे जो है हम एक रैली भी इकट्ठे कर चुके हैं, सब लोगों की एक दूसरे के साथ चर्चा भी चल रही है, तो आपस में सहयोग भी चल रहा है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोनों समझते हैं कि इस समय चुनौती देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अच्छे रिजल्ट इस लोकसभा चुनाव में आएंगे। वहीं जयपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिटिंग एमपी बदलकर मंजू शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मंजू शर्मा राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा की पुत्री हैं। मंजू शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास से है। हमारे संवाददाता विशाल बरिष्ठ ने खास बातचीत की उनसे, आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त जयपुर के मानसरोवर में हूं और यहां चल रहा है बीजेपी कैंडिडेट मंजू शर्मा का कैंपेन। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मंजू जी, भंवरलाल जी आपके पिताजी का एक लंबा साथ रहा है बीजेपी के साथ, आपको प्रत्याशी बनाया गया पहली बार, किस तरह से देख रही है आप चीजों को? पिताजी का जनसंघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी तक का सफर रहा है, दीपक से लेके कमल तक का सफर रहा है। मैंने भी घर में ये सब माहौल देखा और बचपन से ही काम भी पार्टी का काम हमेशा करते रहे हैं। मंजू जी, ये बताइए कि भैरव सिंह जी का नाता भंवरलाल जी से भी था, भैरव सिंह जी का नाता कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास से भी है उनके, तो किस तरह से देखते हैं आप अपनी इस चुनावी लड़ाई को? देखिए, पारिवारिक संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक बात अलग होती है। पारिवारिक संबंध है, मैं भंवरलाल जी की बेटी हूँ, मैं भैरव सिंह जी को ताऊ जी कहती थी और वो वैसा ही स्नेह बेटी जैसा रखते थे। परिवार की बात अलग, राजनीति अपनी अलग जगह होती है। मोदी जी की गारंटी सब जगह चल रही है, क्या ये आपके लिए काफी, अगर है तो कितनी बड़ी जीत का मार्जिन आपको लगता है? मोदी जी की गारंटी तो है ही, और उनकी गारंटी जो वो कहते हैं वो करते हैं और किया भी है। चाहे 3 तलाक की बात हो, 370 का मामला हो, वर्षों से जो हमारे रामलला का मंदिर का जो मामला था वो उन्होंने किया है, वो गारंटी दी है, तो काम किए भी हैं। तो ये आपकी जीत को कितने बड़े मार्जिन से सुनिश्चित करेगा? मार्जिन बहुत बड़ा रहेगा, पहले से ज्यादा रहेगा। तो ये थी मंजू शर्मा, जिनका ये कहना है कि जनसंघ के जमाने से लेकर कमल तक का सफर इनका पारिवारिक सफर रहा है और इस चुनाव में भी जो उनका पुराना नाता रहा है जनसंघ और बीजेपी के साथ, वो इनकी जीत सुनिश्चित करेगा। कैमरामैन रमाकांत के साथ जयपुर से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर 11 लोकसभा सीट हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर में पहले चरण में ही यानी 19 अप्रैल को ही मतदान होना है। यहां चुनाव करवाना सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि नक्सली न सिर्फ मतदान को बाधित करने का प्रयास करते हैं बल्कि हिंसक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं।
नक्सल प्रभावित इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में बस्तर संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने की वजह से यहां पर चुनाव के दौरान काफी घटनाएं होती हैं। इस लिहाज से बस्तर में सुरक्षित तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस समेत केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस के लगभग 80,000 से ज्यादा जवानों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। साथ ही बस्तर संभाग में स्थापित हो चुके 75 कैंप भी सुरक्षित चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं आपात स्थिति और नक्सली हमले से निपटने के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि बस्तर में 300 से ज्यादा बूथ संवेदनशील हैं। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आशान्वित है कि इस समय भी लोकसभा में भी विधानसभा के जैसे बहुत अच्छा चुनाव हो जाएगा, किंतु खास तौर पे पूरे देश में भी चुनाव चल रहा है तो जो सेंटर। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आ रही दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जबरदस्त हमलावर मोड में नजर आ रही है, जहां भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आज दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो के नाम चीजों को लेकर के सीधे तौर पर ये सीधी तस्वीरें। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट देने के लिए। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर मोड में है और इस्तीफे की मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल से। बिल्कुल कृतिका, इस समय आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय के तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं और भारी संख्या में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जा रहे हैं और उनका एक ही नारा है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल चोर हैं, ये तमाम चीजें ये बोलते हुए जा रहे हैं। और सीधे सीधे ये जो लोग हैं ये यहाँ पर कड़ा रुख इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो जेल में गए, उसके बाद उनके संयोजक जो हैं वो खुद जेल में चले गए। कल उनको हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जहां उन्होंने अपनी रिहाई पर उन्होंने कहा था कि मुझे रिहा कर देना चाहिए, मेरी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। तो ये देखिए, ये हाथों में झंडा लिए जा रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। आप देखिए कृतिका, सीधी तस्वीरें, ये लोग ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ये मूवमेंट हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन है, वहाँ पे जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी की नेतृत्व। क्या डिमांड है वीरेंद्र सचदेवा की? डिमांड उनकी यही है कि जो केजरीवाल आज अपने पद पर बैठे हुए हैं, जेल में जाने के बाद भी, जो कि संवैधानिक नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आप दीजिए ना अपने पार्टी में किसी और को मुख्यमंत्री का पद, वो चलाएंगे, मगर आप जेल में रहने के बाद भी नहीं जी हम तो जेल में रह के सीएम भी बने रहेंगे। क्यों? तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी उनकी गैर कानूनी, उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया। उनको तो यही लगेगा ना कि उनकी गैर कानूनी है या बीजेपी कर रही है, लेकिन नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला है, हमारा नहीं है। सरकार ने उसको जेल में डाला है, लेकिन उसने जो घोटाले किए हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं और उसकी सजा तो उसको मिल ही रही है। अब चाहे वो पीछे से बैठ के वो अपनी सीट संभाले, वो जब आया था उसने एक चीज बोली थी कि मुझे सीट का लालच नहीं है, तो अब क्या हो रहा है? सीट का लालच है, तभी तो वो जेल से भी अभी वो तो कह रहे थे कि अन्ना हजारे मूवमेंट उन्होंने किया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन हटा देंगे, खुद करप्शन में सम्मिलित हो गए। स्वराज से चले थे, शराब पे आके अटक गए। आप ये देखिएगा कि खुद ही जज बन जाते हैं केजरीवाल जी और खुद ही अपनी पैरवी करने लगते हैं। 100 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला हुआ शराब घोटाले के अंदर। 5% की एक्सरसाइज ड्यूटी को 12% को इन्होंने 5% पे लाए, 7% का इन्होंने मार्जिन उनको दिया। आप ये समझ लीजिए इन्होंने पूरी शराब नीति को चेंज कर दिया। और दिल्ली के हाई कोर्ट ने कल स्पष्ट तौर पर माना, हाई कोर्ट ने कहा कि आप शराब घोटाले में संलिप्त हैं। ईडी ने पूरे सबूत रखे, ईडी ने पूरे सबूत रखे कल, तो एक बार भी अभिषेक मनु सिंघवी जी उसका जवाब नहीं दे पाए। और केजरीवाल जी को अगर जरा भी शर्म है, अगर उनको लगता है कि मैं दिल्ली के प्रति जवाबदेही हूँ, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
बिल्कुल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कृतिका। और इसी तरह से देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो केजरीवाल के दफ्तर की तरफ रुक कर है। साफ साफ यहाँ पर इनकी डिमांड है कि केजरीवाल को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ जो है ईडी के पास जो सबूत हैं, क्योंकि कल ईडी ने कहा था कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है केजरीवाल के खिलाफ, तो वो परत दर परत इसको खोलेंगे और लोगों को बिठाएंगे कि कविता के साथ उनका क्या कनेक्शन है। साउथ लॉबी में उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग करी उसको सीधे सीधे किसको फायदा पहुंचाना था। विजय नायर के पास वो कौन कौन से नाम है जो इस पूरे के पूरे जो घोटाले से है वो यहाँ पर्दा उठा सकते हैं। तो विजय नायर जो है वो केजरीवाल का खास आदमी बनाया जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने उन्हीं के थ्रू सारी मीटिंग फिक्स करी। जूम पे मीटिंग हुई, कविता ने अपने फोन से तमाम रिकॉर्ड जो है वो मिटा दिए। तो कहीं केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, किसी और को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे, नहीं तो एलजी का जो उपराज्यपाल का जो शासन है वो दिल्ली में लागू किया जाए। जी बिल्कुल मुकेश, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद में जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और जेल से ही सरकार चलाना चाह रहे हैं? कृतिका यही तो मंशा जो है वो साफ नहीं हो पा रही है कि केजरीवाल आखिर चाहते क्या है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अन्ना हजारे कैंपेन को बनाया कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाएंगे, वो खुद करप्ट हो गए, शराब घोटाले में उनका नाम आ जाता है। साथ ही साथ कोई भी मंत्री का विभाग उनके पास नहीं है। जब उनसे ईडी पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि उनके पास वो विजय नायर को जानते ही नहीं, फिर बाद में कहते हैं नहीं जी वो तो सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो लगातार अपनी बयानबाजी बदल रहे हैं। उन्होंने बोला ना तो उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, ना कोई लग्जरी एमिनिटीज लेंगे, ना वो गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे। अब उनके पास दिल्ली की भी सिक्योरिटी है, पंजाब से भी उन्होंने सिक्योरिटी ले लिया। तो ये तमाम चीजें, तमाम डिमांड्स हैं जिसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर इनके ऑफिस के बाहर, जो केजरीवाल के ऑफिस के बाहर पहुंचे और लगातार इस बात की डिमांड करें कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और को मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन लालच जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। केजरीवाल साफ तौर पर जिस तरह से ईडी हाईकोर्ट उनसे नाराज हो गया था, उन्होंने कहा कि ईडी को उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आरोपी के हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेगा, जिसको अपनी जांच करनी है वो अपने तरीके से करेगा। हर विभाग को इस बात की आजादी है कि वो किस तरह से अपनी जांच को चलाना चाहता है। लेकिन केजरीवाल कह रहे थे कि उनकी जो गिरफ्तारी है वही गैर कानूनी है। तो तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और ये देखिए ये जो रास्ता है सीधे केजरीवाल के दफ्तर की तरफ जाता है। महिलाएं हो, युवा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी जा रहे हैं, सभी एक ही नारा लगा रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। तो जिस आंदोलन को लेकर के वो आए थे, जिन्होंने कहा था कि अगर हम कोई चोरी करता पकड़ा जाता है तो उसका स्टिंग कर लीजिए, कोई बेईमान अफसर है तो उसका नाम बता दीजिए। अब उनसे जब ईडी सवाल पूछ रही है कि कौन कौन से वो बेईमान लोग हैं जो उनके इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है, ना केजरीवाल उसका कोई जवाब दे पा रहे हैं। कोर्ट में मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी करी तो वहां पर भी उनको राहत नहीं है। अभी अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है, उनको सिर्फ 2 बार ही हफ्ते में अपने वकीलों से मिलने को कहा गया, जिसके लिए उन्होंने 5 दिन की डिमांड मांगी थी। तो वो क्या चाहते हैं और वो कह रहे हैं जिस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल से वो कार्यालय चलाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। कृतिका एक मुख्यमंत्री, ठीक है मुकेश, आपके पास में अभी वापस हम रुक करेंगे आपका, लेकिन इसी बीच में भाजपा नेता शाजिया इल्मी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में 2 तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स है और जो अप्रूवर है उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक क्रिया होती है, उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है।
और चलिए वापस रुक कर लेते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता मुकेश का, जो इस वक्त लगातार वहां पर बने हुए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मुकेश, जिस तरीके से भाजपा कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रही है और हाल ही में जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा अरविंद केजरीवाल को और अब वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मनु सिंघवी ने कहा अभी कुछ देर पहले कि उनकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल को लेकर के उन्होंने कल भी हवाला दिया कि उनको कैंपेन करना है, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उनको, उनकी पार्टी को उनकी जरूरत है। अगर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो उनको रिलीज किया जाए, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब कोर्ट चाहेगा। अगर उनको बेल के लिए डिमांड करनी है तो वो बेल के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं कह सकते कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है, यानी उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं बनता। ईडी उनके घर पे पहली बार आई और पहली बार में उनको अरेस्ट कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ईडी ने कहा कि हम 10वां सम्मन लेकर के गए और उसके बाद भी हमने 3 से 4 घंटे पूछताछ की, जब केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया तब उनको अरेस्ट किया गया। यहाँ और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये लेडीज विंग है, इनसे भी जानते हैं। हाँ जी मैम, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर आपकी डिमांड क्या है? क्या वाकई में केजरीवाल जो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं बनता? केजरीवाल से भ्रष्ट नेता दुनिया में कहीं नहीं होगा। केजरीवाल ने जमुना जी का क्या हाल कर दिया, देखिए आप जाके। केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल ने बोलते हैं जल बोर्ड फ्री कर दिया गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों को सिर्फ बहका रहे हैं, वो कुछ नहीं फ्री करा। 5-5 हजार रुपए पानी का बिल हमारा आता है, कुछ नहीं कर रहे, वो बस लूट रहे हैं दुनिया को। और दिल्ली को तो उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया पूरा, मतलब दिल्ली को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। और हम लोग तो यही चाहते हैं केजरीवाल अब वही रहे, उसी लायक है वो। बिल्कुल तिहाड़ में ही रहना चाहिए आपको? यस, उसे तिहाड़ में रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा आने वाला भविष्य है जो वो खराब कर चुके हैं। हमारे बच्चों को जो पढ़ना चाहिए था, जो छोटे कास्ट के बच्चे, जब बड़े बच्चे होने वो पढ़ना चाहिए, पर वो एक के साथ एक फ्री भी बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनका भविष्य खराब कर दिया। उनको तो जेल के ही अंदर रहना चाहिए, उनको जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने पूरा भविष्य। ठीक है, आपके पास मुकेश, हम वापस रुक करेंगे। इसी बीच भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता अब किसी कीमत पर माफ कभी नहीं कर सकती है। मेरा ये कहना है कि उनको जहां भी जाना है वो उनका अधिकार है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हमने 25 मिनट तक जो हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियां सुनी है, उसके आधार पर हम दोबारा से उन्हें याद दिलाने के लिए आए कि भाई अब कोई तो आधार होता है ना, नैतिक आधार नहीं है तो अब तो ठोस आधार भी है इस्तीफा देने के लिए। और वापस रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुकेश का इस वक्त। मुकेश, जिस तरीके से भाजपा तो हमलावर है ही, लेकिन साथ ही अगर हम पुराने वीडियोस पर अगर हम नजर डालते हैं तो अरविंद केजरीवाल का एक वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आरोप लगता है तो पहले व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देगा, उसके बाद में जांच होती रहेगी। लेकिन जब खुद पर यह बात आई तो वो कहीं ना कहीं बदले बदले सुर में नजर आ रहे हैं। हाँ ले रहे हैं जी मुकेश, आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज अभी मुकेश तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी मुकेश, जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा तो हमलावर मोड में है ही, लेकिन साथ ही वो वीडियो भी हमें याद है जब अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि अगर उनकी पार्टी के किसी भी सदस्य पर कोई आरोप लगता है तो पहले वो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देगा, उसके बाद में जांच होती रहेगी। लेकिन जब खुद पर यह बात आई तो उनके सुर बदले बदले नजर आने लगे। बिल्कुल सही कहा कृतिका जी, जब केजरीवाल की पार्टी का गठन हुआ, जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने इस तरह से केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया कि वो नायक फिल्म के अनिल कपूर हैं। जिस तरह से उनके बैनर और पोस्टर लेकर के आए कि वो देश से बिल्कुल एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे कि पूरे भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। उन्होंने कहा आप स्टिंग कर लीजिए, मेरी पार्टी का कोई भी नेता जेल जाए, अगर किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता तो जेल जाएगा। वो रामलीला मैदान से इस बात को बार बार दोहराते थे। आज जब उनके बड़े वो तमाम नेता जब जेल में चले गए तब तो उनको ये समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं उनका जो कैंपेन था, जो लोगों को गुमराह कर रहे थे, वो एक्सपोज हो चुका है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। दिल्ली को वो पेरिस बनाने आए थे, दिल्ली की हालत क्या है लोग कह रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और जो घोटाला हुआ, जो शराब घोटाला हुआ, जिस तरह से घर घर शराब बांटी गई ना, कल भी बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ना तो उन्होंने मंदिरों को बख्शा, ना मस्जिदों को, ना गुरुद्वारों को, सबके आसपास उन्होंने शराब बांट दी। शिक्षा नीति को लेकर के आना चाहिए था, शिक्षा में
लेकर के हाईकोर्ट ने और फटकार लगाई है कि दिल्ली हाईकोर्ट बताए कि उनकी शिक्षा में कितना सुधार हुआ है। आपको सब चीज पता है, आप लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब जब आपको समझ में आ गया कि आगे की कोई लाइफलाइन नहीं है, कोई भी आपको राह नहीं दिख रही है, तो आप अब फिर से जनता को इमोशनली भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से तो इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन साथ ही हाईकोर्ट से भी उन्हें फटकार लग चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।